हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक वाइज जो कि मैं पहले से चला रहा हूं उस पे ये वीडियो बन रही है और इससे पहले मैं केंद्रीय सूचना आयोग पर पूछे जाने वाले प्रश्न का पहला पार्ट ला चुका हूं और ये इसका दूसरा पार्ट है जिसमें कि अगली क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट इसमें कवर किए हैं। तो वीडियो को इसको अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 में इस वर्ष से जो नया सिलेबस इंक्लूड हुआ है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग को भी जोड़ा गया है। तो इस पे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, चाहे एक या दो क्वेश्चन आए मगर आएंगे अवश्य। तो वीडियो को अंत तक आपको देखने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस जो कि केंद्रीय सूचना आयोग पर आधारित हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इन दोनों भाग में कवर किए हैं। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला भाग भी मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट है जिसमें कि अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड पर हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि अन्य जो भी एमपीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं वो सभी परीक्षार्थी इस वीडियो को देख पाएं और इससे केंद्रीय सूचना आयोग के सारे क्वेश्चंस उनको कवर हो पाएंगे। लगातार मेरी इस टॉपिक वाइज सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको वो सारे वीडियोस जो कि मैं बनाऊंगा उनके सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। याद रखिएगा, ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% नोटिफिकेशंस। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही उम्दा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं डीप एनालिसिस के साथ में। लीजिए आ गया अगला क्वेश्चन और ये 16वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेगा ये वीडियो, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 12 अक्टूबर 2005, 13 अक्टूबर 2006, 14 अक्टूबर 2007 या फिर 15 अक्टूबर 2008 को। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है ना, CIC, ठीक है ना, इसका ये गठन किया गया था 2005 में, वो भी 12 अक्टूबर को। अगला प्रश्न आ गया, 17वां प्रश्न है ये, केंद्रीय सूचना आयोग के गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 19(1) का के अनुसार, या अनुच्छेद 21 के अनुसार, या अनुच्छेद 22 के अनुसार, या फिर आ और बा दोनों ही विकल्प सही हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि बिल्कुल सही है? तो इसका जो दा विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर दिए हुए दोनों आ और बा दोनों के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 19(1) का और अनुच्छेद 21 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है, ठीक है ना। इसमें अनुच्छेद जो 21 है, आर्टिकल 19 के तहत इसमें जो है वो है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें क्या है? जीवन जीने का अधिकार देता है ये, और उसके तहत इसमें सूचना को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो दिस इज द राइट फैक्ट जो मैंने आपको बताए, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। तो ये दोनों के दोनों विकल्प सही है, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन हुआ था वो अनुच्छेद 19(1) का के तहत है और साथ ही साथ इसमें आर्टिकल 21 को भी शामिल किया गया है। तो दोनों के तहत इसका गठन हुआ है। अगला प्रश्न आ गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कौन सी धारा में लोक प्राधिकारी है उसको परिभाषित किया गया है? जो इस पे अधिकारी बैठता है उसको कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 जा के तहत, धारा 2 खा के तहत, धारा 2 का के तहत, या फिर धारा 2 केवल उसी के तहत? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ, धारा 2 जा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को, जिसमें कि लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। तो इसका आ जो विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सूचना आयोग का 13वां वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? मुंबई, दिल्ली, रांची या फिर कोलकाता? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दिल्ली। भारत की राजधानी जो दिल्ली है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग CIC का जो 13वां वार्षिक सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, 20वां, आयोग को जांच करते समय किस न्यायालय की
पावर, शक्ति प्राप्त होती है। तो कौन सा न्यायालय है जिसके तहत ये पूरा का पूरा आयोग जांच करता है? फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, भारतीय दंड संहिता के तहत, या फिर ये सभी शक्तियां आयोग के पास में प्राप्त होती हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो दीवानी न्यायालय, जिसको बोलते हैं सिविल कोर्ट। ठीक है ना, सिविल जो कोर्ट होता है उसके अधीन इसके पास में पूरे पावर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न 21, राज्य सूचना आयोग। देखिए वो केंद्रीय सूचना आयोग था, अब राज्य अपने अपने सूचना आयोग खुद स्वयं गठित करता है। तो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जैसे केंद्रीय सूचना आयोग की जो अध्यक्ष और सदस्यों का की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उसी तरीके से यहाँ पर जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है? ये बिल्कुल विकल्प में है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है राज्यपाल। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन कहलाता है? राज्यपाल। जिस तरीके से देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाता है, उसी तरीके से राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल है। तो राज्यपाल के द्वारा राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, और वो भी उसमें एक समिति गठित होती है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा वो समिति गठित होती है। उनके विशेष लोग इसमें उपस्थित होते हैं, और वो जब सिफारिश करती है तब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसलिए विकल्प सा इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया 22वां, राज्य के जो सूचना आयुक्त हैं उनके वेतन और भत्ते किसके समान होते हैं? राज्य के कैबिनेट मंत्री के समान, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, या फिर राज्य के मुख्य सचिव जो होता है उसके समान होते हैं, या राज्य के निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सा, राज्य का जो मुख्य सचिव होता है उसके समान राज्य सूचना आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनके वेतन भत्ते इसी के समान होते हैं। जो कि राज्य के मुख्य सचिव होते हैं उनके जो वेतन भत्ते होते हैं उसी के समान राज्य सूचना आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनके वेतन भत्ते उन्हीं के समान प्राप्त होते हैं उनको। ठीक है, तो इसलिए इसका विकल्प सा बिल्कुल सही है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में।
क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में दो जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राज्य के सूचना आयुक्तों को पद से कौन हटाता है? राज्यपाल के द्वारा या फिर उच्च न्यायालय की जांच के उपरांत राज्यपाल हटाता है, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल उनको हटा सकता है? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है द उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राज्यपाल इसको हटाता है, यानी कि राज्य के सूचना आयुक्तों को हटाने का जो अधिकार है वो उच्च न्यायालय को नहीं है। जैसे कि जो केंद्र की सूचना आयुक्तों को हटाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय है को पास है, वो भी जब वो दोषी साबित हों, जब उनका दोष सिद्ध होता है, कदाचार सिद्ध होता है, तब राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। उसी तरीके से उच्चतम न्यायालय राज्य के सूचना आयुक्तों को पद से हटा सकता है जबकि उनका कदाचार यानी कि उनका दोष सिद्ध हो, तब दोष सिद्ध होने के बाद में राज्यपाल मध्य प्रदेश यानी कि कोई भी राज्य हो, जैसे मध्य प्रदेश फॉर एग्जांपल, तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल है और यहाँ के जो सूचना आयुक्त हैं अगर उन पर कदाचार सिद्ध होता है तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल उसको उच्चतम न्यायालय जब उसको सिद्ध कर देगा कि हाँ इनका कदाचार बिल्कुल सिद्ध होता है, आप हटा सकते हैं, तो राज्यपाल उनको निष्कासित कर सकता है। तो इसका विकल्प द बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया 24वां, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किस अध्याय में केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है? कौन कौन से अध्याय हैं? अध्याय 1-2 में, अध्याय 2-3 में, अध्याय 3-4 में या अध्याय 5 और 6 में? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो सा बिल्कुल सही है, यानी कि अध्याय 3 और 4 में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में पूरा परिभाषित किया गया है और पूरा प्रावधान इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसका सा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया 25वां, सूचना के अधिकार अधिनियम का नोडल मंत्रालय कौन सा होता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग या फिर भारत सरकार? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इसका मुख्य मंत्रालय होता है। ठीक है, तो इसका सा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है।
अगला प्रश्न 26वां, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनाने में राज्य सरकार की सहायता कौन करता है? अगर ऑनलाइन आरटीआई की जो पोर्टल बनाना है और वो भी सूचना के अधिकार के तहत, तो उसके लिए राज्य सरकार की कौन सहायता करेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, या फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, या नीति आयोग। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसकी सहायता करता है, जिसमें कि राज्य सरकार ये ऑनलाइन जो आरटीआई पोर्टल है वो बनाता है। ठीक है ना? तो यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल बनाती है। ठीक है? अगला प्रश्न 27वां, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन के पश्चात मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के जो वेतन और भत्ते व अन्य शर्तें कौन निर्धारित करेगा? संसद के द्वारा होते हैं, राज्य विधानमंडल के द्वारा होते हैं, केंद्र सरकार करती है तय, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा ये पूरे भत्ते और वेतन निर्धारित किए जाते हैं। और ये संशोधन के पश्चात, संशोधन कब हुआ था इसका? ये संशोधन हुआ था 2019 में। 2005 में ये आरटीआई का अधिनियम लागू किया गया था, उसके बाद में 2019 में इसमें संशोधन किया था। तो संशोधन के पश्चात केंद्र सरकार अब इनके जो भी मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्तों के वेतन और भत्ते की शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न आ गया 28वां, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन के पश्चात, ठीक है ना, इनका जो कार्यकाल और पदावधि है वो कितनी तय की गई है, ये कौन तय करता है? ठीक है ना, किसके द्वारा ये तय की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित की गई है, या फिर संसद द्वारा कानून बनाकर 3 वर्ष की गई है? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है केंद्र सरकार। ठीक है ना, केंद्र सरकार ही इनकी वेतन भत्ते भी निर्धारित करता है, साथ ही साथ में इनकी जो पदावधि है, कितने समय तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, उसका भी निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा ही तय होता है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा तय किया गया है ये। और इनकी जो कार्यकाल की पदावधि है वो कितनी है? हैं? तो वो है 65 वर्ष की आयु तक हो या फिर 5 वर्ष, कोई भी पहले पूर्ण हो जाता है तब तक की इसकी कार्यावधि होती है। सूचना आयुक्त जो होते हैं और इनके जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, उनकी पदावधि 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक इनकी पदावधि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 लागू होगा, ठीक है ना, कहां पर लागू होगा? ये विकल्प सामने है आपके, संपूर्ण भारत में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, 5वीं व 6वीं अनुसूची को छोड़कर संपूर्ण भारत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका विकल्प आ बिल्कुल सही है, यानी कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार का जो नियम है 2019 के संशोधन के बाद में संपूर्ण भारत में ये लागू होता है, यानी कि संपूर्ण भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम हो या फिर स्वयं के उपक्रम हो। ठीक है ना, कहीं से भी कोई सी भी जानकारी निकालने का उसके पास में अधिकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, और इसमें पूछा है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 किस वर्ष संशोधित किया गया था? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ऑप्शन में आपके सामने है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है इसमें विकल्प में वो है 2019 में, ठीक है ना, जो आरटीआई 2005 अधिनियम है उसका संशोधन किया गया था, इसलिए इसका विकल्प बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे टोटल 30 प्रश्न। पहले जो वीडियो है उसमें मैंने 15 क्वेश्चंस कवर किए थे और इसमें अगले 15 क्वेश्चंस मैंने कवर किए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल ऑफ देम, इनको आप इस तरीके से बिल्कुल पढ़ लीजिए, इनके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आप अगर
लगा के आएंगे तो 100% आपके सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, घुमा फिराकर इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल 30 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो मेरी लगातार ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जब तक कि ये पूरे टॉपिक खत्म नहीं हो जाते। और मेरे को कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा MPPSC और अदर स्टेट की PSC के जितने भी परीक्षार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक वाइज वीडियोस को देख पाएं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिस पर कि सिविल सर्विस कोई सी भी हो, चाहे स्टेट की हो या UPSC हो, उसमें क्वेश्चंस बनते हैं और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो लगातार मेरी टॉपिक वाइज सीरीज पर देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब करना है मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी मैं अभी टॉपिक वाइज बना रहा हूँ। तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला टॉपिक वाइज वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मेरे चैनल को ट्विन कीजिए और उसमें से जो भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलती हैं टॉपिक वाइज और GK की सारी देखिए, जिससे कि आपका पूरा कंटेंट कवर हो पाए। तो जय हिंद, जय भारत।